हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को आसान भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पॉलिटी की क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। और इसके 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है समानता। अब हम देखेंगे इसमें कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों समानता ज़रूरी होती है और समानता क्या है, हम इसके नैतिक क्या मूल्य हैं, क्या इसके राजनैतिक आदर्श हैं, इसके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए। समानता का मतलब क्या यही है कि हर एक व्यक्ति के साथ में एक समान बर्ताव होना चाहिए। हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को कैसे कम किया जा सकता है। क्या हम समानता के सिर्फ राजनैतिक और आर्थिक आयाम को ही देखेंगे या फिर इसके सामाजिक आयाम भी हैं। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारी विचारधाराओं के को, जैसे समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, उदारवाद क्या है और नारीवाद क्या है। और इन सब के आधार पर हम समानता को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि समानता क्यों महत्वपूर्ण है। समानता को हमेशा से एक शक्तिशाली और नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में ही माना जाता था। और बहुत बार ये क्या होता था कि मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित भी करता है। एक एथिकल सब्जेक्ट है कि समानता का हर एक व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। और जब विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं किसी भी समाज में, विभिन्न प्रकार के लिंग होते हैं, वंश होते हैं और राष्ट्रीयता में फर्क होता है, और उसके बाद भी मानव के आधार पर उसके साथ में समानता का व्यवहार ही सार्वभौमिक अधिकार कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं और राजसत्ता है, जिसमें पद और धन के हैसियत के हिसाब से असमानताएं कायम रहती हैं। आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो सभी मनुष्यों का समानता का राजसत्ता और ऐसे सामाजिक संस्थाएं जो भी थी जहाँ पे असमानता व्याप्त थी, उनके खिलाफ संघर्ष के रूप में एकजुटता के नारे को भी प्रदर्शित किया गया है। चाहे ये फ्रांसीसी क्रांति को हम देख लें, जिसमें भूसामंती जो वर्ग थे, अभिजन वर्ग थे और राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ था। और इसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का नारा दिया गया था। फिर समानता की मांग अगर देखें कि 20वीं शताब्दी में, तो एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी आंदोलन में भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे बहुत बार महिलाएं और दलित भी, जहाँ पे जिनको समाज में एक किनारे पे रख दिया गया था, वो भी समानता के सिद्धांत के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं। और व्यापक रूप से समानता अब एक स्वीकृत आदर्श बन चुका है और बहुत सारे देशों के संविधान और कानून में भी लागू किया गया है। लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो हमारे समाज में चारों ओर समानता की बजाय असमानताएं अधिक ही नजर आती हैं। चाहे हम वो उसमें जो एक तरफ देखते हैं, अगर शहरों में तो आलीशान आवास में लोग रह रहे हैं और दूसरी तरफ झोपड़पट्टियां भी हैं। एक तरफ देखते हैं तो विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल होते हैं, डिजिटल क्लासेस चल रही होती हैं, एसी के साथ में वहाँ पे पेयजल, शौचालय सबकी व्यवस्था होती है। और दूसरी तरफ देखते हैं तो समस्त सुविधाओं से विहीन स्कूल होते हैं, भोजन की बर्बादी एक तरफ होती है, दूसरी तरफ भुखमरी होती है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कानून में तो बहुत कुछ समानता के बारे में कहा गया है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अपने चारों ओर देखते हैं तो असमानता के बहुत सारे दर्शन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले बहुत आंकड़े भी कुछ दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखते हैं तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में असमानता को दर्शाया जाता है, तो उसमें ये था कि जो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा 10 अमीर लोग हैं, वो लगभग 1% गरीब आबादी के बराबर जितना है उतना उन अकेले के पास में है। इस तरह से कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि समानता हमारे समाज में लगातार कम हो रही है। और इस तरह से सवालों में ही समानता के राजनैतिक और सामाजिक सिद्धांत को एक केंद्रीय विषय बना दिया जाता है। और इस तरह से अगर अगर समाज का वेलफेयर करना है, तो समानता बहुत ज़रूरी है, हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पे दूसरा अगर देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि समानता क्या है। अगर इसमें अगर हम यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं यहाँ पे देखें, तो कई बार लिखा रहता है कि जैसे अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पे श्वेत और अश्वेत के आधार पे बहुत भेदभाव होता है। जैसे वहाँ पे लिखा रहता है बीच बीच में कि अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पीछे रखी गई है, कुत्ते, नीग्रो, मैक्सिको वासियों का प्रवेश वर्जित है, पीने का पानी श्वेत के लिए अलग है, अश्वेत के लिए अलग है, विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। तो ये नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को की ओर संकेत करते हैं। और इनमें से ज़्यादातर जो एक समाज होता है, एक पढ़ा लिखा हुआ समाज, सभ्य समाज होता है, वो इसको स्वीकार्य नहीं करता है।
और कई बार ये मानते हैं लोग कि लोगों से बराबरी का व्यवहार करना, इसका मतलब है कि हमेशा सबके साथ एक साथ व्यवहार करना है। लेकिन कभी भी जो समाज के सभी सदस्य हैं, उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। उनके साथ में अलग-अलग काम होते हैं, अलग-अलग लोग होते हैं और अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग लोगों का महत्व भी अलग-अलग होता है। और इस तरह से ये अंतर स्वीकार्य हो सकता है और ज़रूरी भी लगता है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं या फिर सेना के जनरल को विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान दिया जाता है, तो ये हमें समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता है तब तक कि जब तक इसका दुरुपयोग न हो। लेकिन अलग किस्म की असमानताएं जो हैं, ये कभी भी अन्यायपूर्ण लग सकती हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं और विभेद स्वीकार किए जाने की आवश्यकता है और कौन से नहीं। इस प्रकार के लोगों से अलग तरह का बर्ताव किया जाता है, इसलिए किया जाता है कभी-कभी कि उनका जन्म किसी खास धर्म में हुआ हो, किसी खास नस्ल में हुआ हो, किसी खास जाति या लिंग में हुआ हो। तो इस असमानता के आधारों को हम लोग अस्वीकार करते हैं। परंतु यदि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कोई लोग हैं और उनको कोई असमानताएं मिलती हैं या फिर उनके साथ में लगता है कि उनको कुछ विशेष रूप से कुछ दिया जा रहा है अधिकार, तो वहाँ पे हम लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर जैसे अवसरों की समानता की बात की जाती है, तो समानता की अवधारणा में ही यह निहित होता है कि जो जितने भी मनुष्य होंगे, सारे मनुष्यों को अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के वो हकदार हैं। इसका ऐसा ये है कि समाज में हर एक लोग की पसंद अलग से हो सकती है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती है और उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में अंतर हो सकता है। और इस तरह से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में ज़्यादा सही तरीके से सफल हो पाएंगे और कुछ कम सफल हो पाएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी तरह की असमानताएं की जाती हैं या फिर लोगों के साथ में अलग-अलग व्यवहार या सुविधाएं दी जाती हैं, तो ये असमानता का सही रूप नहीं माना जाता है। यहाँ पे लगता है कि हाँ, समान के साथ में समान व्यवहार हो रहा है। दूसरी है कि एक तो प्राकृतिक और असामाजिक असमानताएं दो प्रकार की होती हैं। कुछ असमानताएं प्रकृति के आधार पर होती है और कुछ असमानताएं समाज के आधार पर होती है। तो अगर हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पे प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं क्या होती हैं, तो उनकी विभिन्न क्षमताएं होती हैं, प्रतिभा होते हैं और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती हैं। समाज जनित असमानताएं कौन सी होती हैं, तो समाज में अवसरों की जब असमानता होती है या फिर एक समूह के द्वारा दूसरे समूह का शोषण किया जाता है, तो उससे ये पैदा होती है। प्राकृतिक असमानताएं क्या होती हैं, ये लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं और आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता है। और दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं ये होती हैं जिसको हमारे समाज ने पैदा किया है। जैसे अगर हम देखें तो कुछ समाज जो होते हैं बौद्धिक काम करने वालों को और शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और अलग-अलग तरीके से उनको ज़्यादा लाभ देते हैं। वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के आधार के लोगों के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं और इस तरह के भेदभाव जो है समाज के मूल्य में अगर देखे जाएंगे तो वो अनुचित लगते हैं। जैसे कभी-कभी कहा जाता है कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं और यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कार्टून के माध्यम से समझाया गया है कि यहाँ पे लड़की कहती है कि मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं और मैं घर में भी माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तो तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो गए। तो इस तरह से ये प्राकृतिक असमानता के आधार पर अगर हम किसी के साथ में गलत भेदभाव करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो सामाजिक असमानता हो जाती है। फिर दूसरा चीज़ ये भी है कि प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना ज़रूरी भी होता है। इसमें कुछ चीज़ें स्वीकार की जा सकती हैं और कुछ जो है अन्यायपूर्ण लग सकती हैं, तो उनको नहीं स्वीकार किया जा सकता। जैसे जब लोगों में अगर कोई भी लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं अगर लंबे समय तक विद्यमान रहती हैं, तो वो प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर ही लगने लगती हैं और ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो जन्मगत हैं और आसानी से नहीं बदल सकती हैं। जैसे अगर हम देखें तो उदाहरण देखें यहाँ पे, तो औरतें जो थी उनको अनादिकाल से अबला कहा जाता था, उनको डरपोक माना जाता था, पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था और उन्हें विशेष संरक्षण की ज़रूरत थी। इसलिए ये मान ही लिया गया, मतलब ऐसे वो चला आ रहा था तो उसको मान ही लिया गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना ये बहुत ही ज़रूरी है और न्याय संगत है। यहाँ पे कुछ भी अन्याय नहीं है अगर लोग ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह के से अफ्रीका में काले लोगों के साथ में होता था और औपनिवेशिक शासक द्वारा जहाँ पे वो उपनिवेश बनाते थे, वहाँ के लोगों को कम बुद्धि वाले माना जाता था। उनको सिर्फ शारीरिक श्रम करने का अधिकार दिया जाता था। उनको यही इसीलिए जो है दास प्रथा को कभी-कभी उचित भी ठहराया जाता था।
और इनको ये भी है कि उन प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से जनता जो है उनका विद्रोह भी बहुत नहीं करती थी। और फिर अगला देखते हैं कि प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और समस्या भी उत्पन्न होती है। ये है कि प्राकृतिक जो भी भिन्नताएं मानी जाती हैं उनको अपरिवर्तनीय अब नहीं रही हैं। जैसे है कि अगर कोई प्राकृतिक रूप से किसी के साथ में जैसे उनको दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग के साथ अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उनके साथ में असमान व्यवहार हो रहा है, तो अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि वो उनको भी समान अवसर प्रदान कर रहा है। जैसे अगर कंप्यूटर को देखें तो कंप्यूटर के आने से जो नेत्रहीन लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, और जो पैर हाथ से नहीं चल पाते थे, वो काम नहीं कर पाते थे, उनके लिए पहियादार कुर्सी आ गई है। तो इस तरह से विज्ञान के योगदान यहाँ पे भी है कि जो प्राकृतिक असमानताएं हैं उनको भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि समानता के 3 आयाम हैं। कौन-कौन से हैं, तो कैसे सामाजिक अंतर यहाँ पे स्वीकार किया जाता है, कैसे-कैसे नहीं स्वीकार किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखते हैं राजनीतिक समानता की बात करते हैं, तो राजनीतिक समानता में सबसे पहली बात ये हो जाती है कि जितने भी नागरिक होंगे, उनको समान नागरिकता होगी। और इसमें हम लोग देखेंगे समान नागरिकता के साथ ही में उनको मूल अधिकार भी समान मिलना चाहिए, चाहे वो मतदान का अधिकार हो या फिर कहीं पे आने-जाने का, संगठन बनाने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी। ये सब राजनैतिक समान अधिकार हैं और इनको पूरी तरीके से इनको सुरक्षित किया गया है। ये न केवल औपचारिक अधिकार हैं बल्कि इनको संविधान और कानूनों द्वारा पूरी तरीके से सुनिश्चित भी किया गया है। और हम जानते हैं कि समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता व्याप्त है। ऐसी असमानताएँ क्या होती हैं कि ज़्यादातर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो विभिन्न अवसर और संसाधन उपलब्ध हैं, उनकी भिन्नता का परिणाम होती हैं। तो इस तरह से देखा जाता है कि राजनीतिक समानता हमारे देश में सबको प्रदान की गई है कि सबको वो मतदान दे सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, सबको दी गई है। लेकिन अगर कहीं पे राजनीतिक असमानता आती है, तो वो सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण आती है। फिर सामाजिक समानता की बात करते हैं तो यहाँ पे राजनीतिक समानता प्रदान करना इस दिशा में पहला ही लक्ष्य था। और हम लोग अगर देखें तो प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक असमानताएं विद्यमान थी, चाहे वो छुआछूत जैसी प्रथा हो, दलितों के खिलाफ हो या फिर स्त्रियों के खिलाफ हो। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो समाज में पूरी तरीके से समानता नहीं आई है। जैसे अभी भी है कि यहाँ पे इनके लिए पर्याप्त सुविधा व्यवस्था नहीं होती है, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर नहीं है, उचित पोषक आहार और न्यूनतम वेतन जैसी यहाँ पे नई चीजें की गई हैं। अब इन चीजों को कुछ कुछ जगह पे गारंटी के रूप में माना जा रहा है और इस तरह से समाज में सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, जो हमारा अगला आयाम है, तो आर्थिक समानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों, वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। और आर्थिक असमानता के डिग्री मापने का एक तरीका ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा संपन्न है और जो बहुत ज़्यादा निर्धन है, उनके बीच का आनुपातिक अंतर मापा जाए। तो ये एक तरीका जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उनकी संख्या के आधार पर भी लगाया जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोकतंत्र में क्या होता है कि समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है और ये माना जाता है कि समान अवसर अगर उन्हें मिलेगा तो उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देगा, जिनके पास प्रतिभा है और जो बहुत कुछ कर सकते हैं। समाज समान अवसरों के साथ में भी कभी-कभी असमानता बनी रहती है, लेकिन यह संभावना भी होती है कि अगर कोई आवश्यक प्रयास करता है, तो वो अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। अभी भी अगर हम देखें तो भी भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता की स्थिति है, लेकिन संविधान द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सबको लगभग आर्थिक समानता के अवसर मिल सके और जो पीढ़ियों से व्याप्त है, वो चीज़ों को मना किया जा सके, मतलब वो असमानता को दूर किया जा सके। और इसमें मार्क्सवाद और उदारवाद ये हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं भी हैं। मार्क्स जो थे ये 19वीं सदी के प्रमुख विचारक थे। इन्होंने दलील दी थी कि यहाँ पे जो खाई नुमा जो भी असमानताएं हैं, उसका बुनियादी कारण ये है कि जो जल, जंगल, जमीन ये सब संसाधन है, इनकी संपत्तियों इनका जो निजी स्वामित्व है, इसके आधार पर जो है आर्थिक असमानता विद्यमान है। क्योंकि जिनके पास संपत्ति होती है, संसाधन होते हैं, वो अमीर से और अमीर बनते जाते हैं। वो इसकी वजह से उन्हें राजनीतिक ताकत भी मिलती जाती है और इस ताकत के बल पे ही वो राज्य की नीतियों और कानूनों को बनाते हैं और वो अपने हिसाब से ही नीतियों और कानूनों को बनाएंगे।
तो जो मार्क्सवादी और समाजवादी ये महसूस करते हैं कि जो आर्थिक असमानताएं होती हैं, ये सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती हैं। और इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है। आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की जो भी संपत्ति है, उस पे जनता का नियंत्रण कायम होना चाहिए और उनको सुनिश्चित कराने की जरूरत है। और ये ऐसे विचार हैं जो विवादास्पद भी हो सकते हैं, लेकिन मुद्दे उठाए भी जाते हैं और कभी-कभी ये दिखाया भी जाता है। अगर उदारवादी सिद्धांतों की बात की जाए तो इसमें विरोधी दृष्टिकोण पाया जाता है। उदारवादी समाज में क्या होता है कि संसाधन और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उदारवादी में होता है कि जिसके पास भैया जितना पैसा रहेगा, प्राइवेट हर एक चीज रहेगी, जिसके पास जितना संसाधन रहेगा और जितनी प्रतिभा और क्षमता रहेगी, वो उतना काम कर सकता है। और यहाँ पे निजी संपत्ति को विशेष सुविधा दी गई है कि निजी संपत्ति रख सकते हैं। ये मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के लिए न्यूनतम अवसर स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है। लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में क्या होता है कि लोगों में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती है। इससे लाभांशों का जो वितरण है वो बहुत महत्वपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से कारगर हो सकता है। और उदारवादी का ये भी मानना है कि जब प्रतिस्पर्धा बहुत स्वतंत्र, कंपटीशन बहुत एकदम इंडिपेंडेंट होगा और पूरी तरीके से ओपनली होगा, तो जो असमानता की खाइयां हैं वो नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयास के हिसाब से उनको लाभ मिलता रहेगा। अगर हम लोग देखें तो जो नौकरियों में नियुक्त होता है या फिर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश होता है, इनके चयन के रूप में कंपटीशन वाला जो सिद्धांत है सर्विस सबसे ज़्यादा न्यायोचित और कारगर होता है। जैसे अगर हमारे अपने देश में देखें तो बहुत सारे छात्र जो हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, और लेकिन जो प्रवेश होता है, ये प्रवेश के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर इसमें सरकार और अदालत यहाँ पे प्रवेश परीक्षाओं के नियमन करने के लिए हस्तक्षेप भी करती है, जिससे कि जितने भी प्रत्याशी हैं सबको इनका कंपटीशन और उचित तरीके से मिल सके और समान अवसर मिल सके। लेकिन कभी कभी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता है और इसे जो भी सीटें होती हैं वो सीमित होती हैं, तो उनको बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। और दूसरी चीज ये भी है समाजवादी और उदारवादियों में कि समाजवादियों से उलट उदारवादी ये नहीं मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उनका ये मानना होता है कि जितने भी क्षेत्र हैं उनकी असमानताओं का निराकरण अलग अलग तरीके से, ठोस तरीके से करना चाहिए। लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता को प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना जरूरी है। उदारवादियों के लिए यहाँ पे असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि ये ऐसी न्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों की उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को रोकने का प्रयास करती है। अब आगे आता है कि हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि हमारी समानता को उद्देश्य पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये समाजवादी और उदारवादी इनके बीच में कुछ बुनियादी मतभेदों पे चर्चा की गई है, और ये अलग अलग दृष्टिकोण के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर यहाँ पे अभी भी बहस चल रही है। और इसमें ये भी विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन सी सिद्धांत और नीतियाँ यहाँ पे जरूरी होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि समानता लाने के लिए उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है या फिर नहीं है। औपचारिक समानता की स्थापना अगर हम लोग देखें तो समानता लाने की दिशा में ये पहला कदम होता है कि असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। दुनिया भर में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की कुछ रीतियां और कानूनी व्यवस्थाओं से इनको संरक्षित किया गया है। और इसमें है कि इससे क्या होता है कि समाज के कुछ हिस्से जो कि पहले अपने सिर्फ जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और अपने वंश आदि के आधार पर वो कुछ विशेषाधिकार को प्राप्त करते थे, लेकिन अब जो लोकतंत्र आ जाता है तो उसमें समानता की बात की जाती है, और उसमें ये है कि किसी को इस आधार पे उसके साथ में किसी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। बहुत सारे देशों में पहले ऐसा होता था कि गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में भी अगर देखें तो जाति व्यवस्था के लिए इसमें निचली जातियों को, जो तथाकथित निचली जातियां थी, उनको ऐसा माना जाता था कि वो सिर्फ तीनों वर्णों की सेवा करेंगे और उनको शारीरिक श्रम के अलावा उनको और कोई अधिकार नहीं प्राप्त था।
तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि समानता की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि जितने विशेषाधिकार हैं उनका अंत किया जाए, और इन सारी व्यवस्थाओं का कानून का भी समर्थन मिलना चाहिए। और क्योंकि सरकार और कानून ही जो भी असमानता की व्यवस्था है उनको संरक्षण देना बंद करेगी तो समानता स्थापित होगी। हमारा संविधान ये करता है इन सब चीज़ों को। इसमें संविधान जो है ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने को प्रतिबंधित करता है, और ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार के तहत में आर्टिकल 15 में बताया गया है। इसके अलावा छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन भी आर्टिकल 17 के माध्यम से करता है। और इस तरह से जो हमारी आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ये औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को प्राप्त स्वीकार कर चुकी हैं, और इसमें है कि सभी नागरिकों को कानून के समान एक समान बर्ताव के रूप में इसको समाहित किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि विभेदक बर्ताव द्वारा समानता कैसे आती है। तो यहाँ पे एक बात ये की गई है कि समानता लाने के लिए सबके साथ में समान व्यवहार ज़रूरी नहीं है, बल्कि समान लोगों के साथ में समान व्यवहार की बात की जाती है। और ये भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के मौलिक अधिकार के तहत में आर्टिकल 14 में भी यही बात कही गई है कि यहाँ फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि समानता के सिद्धांत को अगर यथार्थ में बदलना है तो सिर्फ औपचारिक समानता या कानून के समक्ष जो समानता है वही आवश्यक तो नहीं है, बल्कि ये और भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। और कभी-कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनसे अलग-अलग बर्ताव करना भी आवश्यक होता है और कुछ अंतर भी करने होते हैं। जैसे ये अगर हम लोग इसको चित्र को देखें इस फिगर में, तो इसमें ये देखो बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि हम सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार नहीं किए करते हैं। जैसे कर सकते हैं, इसमें हाथी भी है, घोड़ा भी है, चिड़िया भी है, खरगोश भी है, चीता भी है, बिल्ली भी है, सब सारे जानवर हैं। और यहाँ पे ये टीचर जो कह रहा है कि बिल्कुल साफ-सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। तो इस तरह की अगर यहाँ पे रख दी जाएँ शर्तें, तो क्या आपको लगता है कि सबके साथ में समान व्यवहार हो रहा है? शायद नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे जो जिसके लायक है, जैसे हाथी जिस चीज़ के लायक है उसमें वहाँ पे कॉम्पिटिशन करना होता है, चिड़िया जिस चीज़ के लायक है उसको वहाँ पे कॉम्पिटिशन करना होता है। हर एक लोगों को हम एक समान नहीं रख सकते हैं, बल्कि जो जहाँ पे है उसके आधार पे समानता का व्यवहार किया जाता है, और इसी के आधार पर यहाँ पे विभेदक कार्यवाही की जाती है। सकारात्मक कार्यवाही का भी इसको नाम दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 16 के तहत में संविधान में कहा बताया गया है। और सकारात्मक कार्यवाही जो है इसका मतलब आरक्षण के अधिकार को लेकर के है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, इसी को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। सकारात्मक कार्यवाही किस विचार पर आधारित होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता ही स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि असमानताओं को मिटाने के लिए ज़रूरी होगा कि असमानता की जो गहरी खाइयाँ हैं उनको भरने के लिए जो ज़्यादा सकारात्मक कदम को उठाया जाए। इसीलिए ये जो अतीत की असमानताएँ हैं उनके द्वारा जो दुष्प्रभाव थे उनको ख़त्म करने के लिए ये बनाई जाती हैं। और ये बहुत सारे रूपों में होती हैं, जैसे कि वंचित जो समुदाय हैं, जो एससी एसटीज़ हैं, उनके लिए जो भी स्कॉलरशिप योजनाएँ चलाई जाती हैं, हॉस्टल की खर्चा नहीं दिया जाता, इसमें वरीयता के आधार पर उनको प्रवेश दिया जाता है, और नौकरियों में भी उनको बहुत तरीके से आरक्षण दिया जाता है। तो ये सब सकारात्मक कार्रवाई उनके साथ में जो प्राचीन परंपरागत रूप से जो उनके साथ में सामाजिक विभेद का उन्हें जो सामना करना पड़ा है, उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको और आगे लाने के लिए सामाजिक विभेद को ख़त्म करके समानता के सिद्धांत के तहत में ये सकारात्मक कार्रवाई की जाती है। और इस तरह से यहाँ पे हम लोग समानता के समझे कि कैसे समानता क्या चीज़ें हैं, कैसे लागू किया जा सकता है समाज में, और समानता की क्या ज़रूरत है। और इस तरह से यहाँ पे समानता वाला हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग देखेंगे कि अगला चैप्टर, और इसको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।